हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम जो है अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मतलब हम लीनियर जो है कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा कॉम्प्लेक्स था वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। रियल कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको मतलब कल वाली वीडियो में जो है मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है। और कई बच्चे मतलब ये बोल रहे कि मैंने अप्लाइड का पोर्शन कराओ। बेटा अप्लाइड में जो है कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होता है। ठीक है। और उसके रिजल्ट्स फॉर्मूले वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है आज के मतलब अब मैं इसमें वो ऐड ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब जिन बच्चों ने अप्लाइड पोर्शन किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो अपने एक बार फॉर्मूले और कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज कर लें। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा है नहीं, ये तो इस सारा ही इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अप्लाइड जो पोर्शन है वो आप लोगों को खुद अपने हिसाब से जो है करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा आता है। तो कैलकुलेशन वर्क के हिसाब से ही मतलब हमें पता चलेगा कि अप्लाइड पोर्शन का क्वेश्चन किस हिसाब से मतलब हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए तो अब ये जो क्योंकि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वेटेज आती है वो कितने मार्क्स की हमारी रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको एक बार रिवाइज अप कर यहाँ पर मैं करवा दूँ। तो दो पार्ट्स में हमने तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और यहीं से डेफिनेटली आपके जो है इजीली जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, लीनियर अलजेब्रा हमारा हाफ रहता था, हाफ हम कल वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा, कॉम्प्लेक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? इफ वी एंड डब्ल्यू आर टू वेक्टर स्पेसिस देन अ मैपिंग टी वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब हम हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी और सेकंड होमोजीनियस प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है। तो टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी फॉर यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या कहती है? टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू U. The necessary and sufficient condition for T V to W to be a linear transformation if and only if. तो इन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है हमारी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने की। तो तीन प्रॉपर्टी, तीनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। दूसरी लीनियर वाली टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। और तीसरी हमारी होमोजीनियस। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन फेल्स देन इट्स नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे इजी प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, अगर हमारी टी ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है तो वो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल हो गई तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड एफ टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। वी की डायमेंशन हमारे पास एन है और डब्ल्यू की डायमेंशन हमारे पास एम है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें अगर यहाँ से मैट्रिक्स बनानी है तो वो एम क्रॉस एन की बनेगी। वी टू डब्ल्यू जा रहा है ना, तो एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स बनेगी। एन टू एम हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है एन से लेके एम तक, लेकिन मैट्रिक्स उल्टी बनेगी, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स बनेगी कैसे बनेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर B1 हमारे पास बेसिस गिवन है किसके? V के कितने बेसिस? V n बेसिस, यानी कि n एलिमेंट्स मतलब n वेक्टर्स यहाँ पे होंगे। B2 हमारे पास बेसिस है किसके? W के, जिसमें WM तक हमारे पास बेसिस रहेंगे, बेसिस ऑफ W। ठीक है। W1 W2 WM बेसिस यहाँ पर है W के। तो जो मैट्रिक्स अभी मैंने बताई थी M क्रॉस N की मैट्रिक्स बनेगी इज द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू दी ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2। ठीक है। B1 और B2 से रिलेटिव हमारी जो मैट्रिक्स है बन जाएगी। अब टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर अब दो केस बनेंगे। जब हमारे पास लीनियर ऑपरेटर अगर वो हो जाएगा, यानी कि वी टू वी जाएगी, बी और डब्ल्यू यहाँ पर बराबर रहेंगे, तो जो बेसिस रहेगा B1 और B2 वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब जब केस 2 हम लेंगे जिसमें वी और डब्ल्यू क्या है? दोनों अलग अलग है, यानी कि बेसिस हमारे पास अलग अलग गिवन है। वी के बेसिस B1 अलग गिवन है और डब्ल्यू के बेसिस B2 अलग से गिवन है और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तब उस केस में हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? तो ये इक्वल वाले तो इजी हैं, जो सेम प्रोसीजर हमारा नॉन इक्वल के लिए रहेगा सेम इक्वल के लिए रहेगा। ठीक है। अब मैंने आपको इक्वल अनइक्वल वाला यहाँ पर बता रही हूँ। स्टेप 1, टेक बेसिस B2। B2 हमने यहाँ पर क्या लेना है? एक बेसिस लेना है जो कि W का है।
एंड आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। स्टेप 2 में राइट एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू को हमने क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। एंड हेंस फाइंड अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। फिर उसके बाद है हमने जो बेसिस है B1 के यानी कि V वाले बेसिस है, वहाँ से हम क्या करेंगे, T ऑफ VI निकालेंगे। फिर वहाँ से हमारी क्या है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से आप एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिया TR³ से R2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2x3 की। ठीक है, 2x3 की वो मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पर T हमारे पास किस तरीके से डिफाइन है, T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3x3 और x1 माइनस x2। तो द बेसिस ऑफ R³ एंड R2 के बेसिस ये हैं और R2 के बेसिस हमारे पास ये हैं। तो सबसे पहले हमें W के बेसिस उठाने हैं और फिर उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो देखो, बेसिस ऑफ R2 हमने W के बेसिस उठाए, AB बिलोंग्स टू R2 हमने यहाँ पर लिया। तो AB को मैंने कैसे लिखा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सम में मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। वापस से गिवन इक्वेशन में रख दो, यानी कि यहाँ पे रख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, T ऑफ VI's निकालना है, जो कि हमारे B1 की बेसिस से मैट्रिक्स बनेगी। तो T ऑफ VI's यानी कि T ऑफ हमारे पास ये गिवन है। अब T ऑफ B1 के बेसिस हमारे पास ये गिवन थे, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इनको क्या करना है, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, -1 और 1, T ऑफ V1 की वैल्यू ये आई है। तो ये x और y की यानी कि A और B की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, A और B की जगह -1 और 1 पुट कर दो और इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, A और B की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास -1 और 1 बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये AB की वैल्यू और AB हमारे पास क्या है, A -1 है और B 1 है। तो ये हो गया, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये हमारे पास कैसे लिखे हैं, रो वाइज, तो इनको लिखना है कॉलम वाइज, ऐसे 2 -1 ऐसे लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है -3 -2 ये लिख दिया। फिर 7 और 5 इसको ऐसे कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये 2x3 की हमारी मैट्रिक्स बन गई है। ऐसे हम मैट्रिक्स यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नल स्पेस हमारा होता है कर्नल टी, जहाँ पर जिनकी सारी इमेजेस जो है जीरो को मैप करती है, वो हमारा नल स्पेस यानी कि कर्नल टी हमारा होता है। और कर्नल टी की जो डायमेंशन होती है वो हमारी नलिटी होती है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज इक्वल टू नलिटी। नेक्स्ट, रैंक ऑफ टी क्या होता है, जो हमारे पास रेंज स्पेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारी क्या होती है, रैंक होती है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TV to W इज कॉल्ड 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब हमारे पास नलिटी जो है जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, अगर नलिटी जीरो है तो वो 1-1 है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑन टू कब होगी, जब हमारे पास जो रैंक है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W के इक्वल हो जाएगा। तो वो हमारी ऑन टू बन जाएगी। ठीक है, अगर नलिटी हमारे पास जीरो है देन वी से दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स कैसी है हमारी, नॉन सिंगुलर, तभी तो वो 1-1 है। ठीक है ना, मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। अब बात आती है कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन होगा A0 प्लस में A1x प्लस में A2x² प्लस अप टू में सो ऑन xn बी ए पोलिनोमियल देन द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू PX। यानी कि पोलिनोमियल मैट्रिक्स की जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है पोलिनोमियल इक्वेशन की, वो किस टाइप से बनती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स नाम यहाँ पर दिया गया है, जो पोलिनोमियल से बनती है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट 0, फिर उसका 1, फिर उसके बाद वाले सारे 0, फिर 0 0 फिर 1, मतलब स्टार्टिंग वाली जो रो है वहाँ से हमें 0 से शुरुआत करनी है। फिर सेकंड में 1 आ जाएगा, फिर बाकी सारे 0, ऐसे 0 0 1, फिर ऐसे फिर 3 0, फिर ये 1, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और लास्ट वाली जो कॉलम रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको विद नेगेटिव साइन यहाँ पर लिखेंगे, -A0, फिर आ जाएगा -A1, फिर आ जाएगा x के कोफिशिएंट -A2 और लास्ट में xn -1 का जो कोफिशिएंट है an -1 विद नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स ऐसे बनती है किसी भी पोलिनोमियल की। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए ये एग्जांपल है, x4 माइनस में 2x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4, 4x4 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी, क्योंकि xn का तो हमें लेना ही नहीं, हमें इससे पहले का लेना। तो ये नेगेटिव साइन 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 2, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी सारी एंट्रीज 0 से शुरू करके ऊपर वाली फर्स्ट रो में तो फिर 1 0 0 ऐसे चलेगा, 0 0 फिर 1 0 0 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स होती है।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास वो है परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स वूज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, जिसकी एंट्री 0 और 1 होंगी, लेकिन उसमें हर एक रो का सम और हर एक कॉलम का सम 1 होना चाहिए। चाहे ऐसे हम सम करें चाहे ऐसे सम करें, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है। तो एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू, ये एग्जांपल, ये इसके रो का सम भी 1 है और कॉलम का सम भी क्या है? 1 है। तो ये हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स कैसे निकलती है? तो जो ऑर्डर है उसका फैक्टोरियल निकाल दो, यानी कि n फैक्टोरियल। फाइंड द डेटरमेंट, अगर हमें डेटरमेंट निकालना है जिसपे जो डायगोनल एंट्रीज गिवन है और नॉन डायगोनल यानी कि ये वाली एंट्रीज अगर हमारे पास गिवन है ऐसे क्रॉस में, तो हम कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है एन क्रॉस एन की। अगर वो मैट्रिक्स है, अगर एन इवन है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई 2, और अगर n ओड है तो इसमें सेम इसकी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी, मतलब सेम हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में a प्लस बी, जो इवन के साथ है ना वही हमारा साथ में, और ओड में a प्लस बी एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इसका डेटरमेंट हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी 0 रहेंगी। आइगन वैल्यूज ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, देखो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स निकालने हैं। तो निकालो 1 3 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, यानी कि 1 3 2 बनेगा। फिर 4 5 5 4, यानी कि 4 5 निकाल लिए। अब यहाँ से जो हमारे पास आई इज इक्वल टू आर आई है, ये हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ सी आई, जो हमने क्या ये निकाले ना प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, उनकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 1 2 3 और इसकी 1 और 2। तो C1 की लेंथ हमारे पास आई C1, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 3 है। आई C2, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 2 लेंथ है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज सी एक्स इज इक्वल टू, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ आर आई। प्रोडक्ट ऑफ आर आई हमारे पास क्या है? एक तो लेंथ कितने ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की, और एक लेंथ कितने ऑर्डर की आई है? 3 ऑर्डर की, और एक 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे ए है x माइनस में 1, तो पुट कर दो एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी? वो रहेगी 1। ठीक है, इन रियल बात करें तो 1 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, जहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? आइगन वैल्यूज हमारी हो गई हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लीनियर में जो इंपॉर्टेंट था वो मैं करवा चुकी हूँ, इतना ही बस एक बार आप रिवीजन लीजिए, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है। उसके अलावा आप जैसे भी कर रहे हैं अपना करिए। ठीक है, और बेटर अच्छे से एग्जाम आप दे के आइए। ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम यहाँ पर पढ़ें। कोची थ्योरम क्या कहती है? देखिए, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास है मोरेरा थ्योरम। ये क्या कहती है? इफ एफ जेड इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, देन इंटीग्रेशन हमारे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जब फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और सिंपली कनेक्टेड रीजन आर में होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या बोला है? अराउंड एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इन आर, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन आर। ओके, या फिर दूसरी डेफिनेशन, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन द इंटीग्रेशन एफ जेड कैसा हो जाएगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कुल मिला के मतलब यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है सिंपली कनेक्टेड रीजन आर में, तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मोरेरा थ्योरम हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको पता है। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है ऑन ए सिंपली क्लोज्ड कर्व सी एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड सी, देन एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? सिंपल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड, या फिर एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, यहाँ पर एन आएगा, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड। अगर हमसे ऐसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा बाई एन फैक्टोरियल और एफ एन ए, क्योंकि ए पर हम बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फॉर दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंगुलैरिटीज है। अब यहाँ पर एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगुलैरिटीज का टॉपिक है। देखो, फॉर दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड के लिए जीरोज हमारी क्या होती हैं?
जब हम पी जेड ऊपर न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रखते हैं, पोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहां से हमें पोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए फंक्शन हैज़ अ जीरो, किसी भी फंक्शन के पास जीरो रहेंगी ऑर्डर एम की, कब, जब हमारे पास एट पॉइंट ए पर इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ए, मतलब उसका सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, एम माइनस वन एथ डेरिवेटिव अगर जीरो है, लेकिन एफ एम पर मतलब उसका जो डेरिवेटिव रहेगा एम एथ टर्म पर अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस फंक्शन के पास जीरो है, कितने ऑर्डर की, एम ऑर्डर की जीरो है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, तो हमें बताना है जेड इज इक्वल टू जीरो पे कितने ऑर्डर की जीरो है इसके पास। तो यानी कि एफ ऑफ जीरो की बात करूं तो ये जीरो आ गया, एफ डैश जीरो की बात करूं तो टू जेड, ये भी हमारा जीरो आ गया। एफ ट्रिपल डैश जीरो की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके पास तीन ऑर्डर की जीरो है, कितने ऑर्डर की जीरो है इसके पास, तीन ऑर्डर, हाँ जीरो, एक बार डेरिवेटिव, पहली बार डेरिवेटिव, दूसरी, दो ऑर्डर की जीरो, कितने ऑर्डर की जीरो है इसके पास, टू ऑर्डर की जीरो है। ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इसका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। आगे समझ में कैसे फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए क्या कहता है, ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज सेड टू बी ए सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इफ एफ जेड इज नोट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पर जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर, तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। अब सिंगुलैरिटी कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड, ये हमारी दो प्रकार की सिंगुलैरिटीज होती हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो होती हैं जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इफ द सर्कल मोड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इनक्लोज नो अदर सिंगुलैरिटी पॉइंट्स। तो यहाँ पे मतलब इसके अंदर कोई और अदर पॉइंट्स यहाँ पर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन, तो जेड इज इक्वल टू वन यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलैरिटी। और कैसी सिंगुलैरिटी, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अदरवाइज वो कैसी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब यहाँ पर देखिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में इसने क्या बोला है, आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती हैं। अब वो तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, एक तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है, एक पोल होती है, और एक आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो वो होती हैं जहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, पोल में लिमिट एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइटली, और आइसोलेटेड में डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली बोथ। अब देखिए क्या बोला है इसने, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ द कोफिशिएंट ऑफ बी एन इन लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लूरेंट सीरीज में आपको आगे बताऊंगी कि क्या बोला है इसने, अगर बी एन का जो कोफिशिएंट है लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन में अगर वो जीरो है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। अगर कोई सिंगुलैरिटी मतलब कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, जैसे ए की पावर जेड है, हम इसकी सिंगुलैरिटी नहीं बता पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर लूरेंट सीरीज का एक्सपेंशन ओपन करेंगे, दैट मीन्स इसकी एक्सपेंशन आप ओपन करेंगे, फिर वहाँ से बताएंगे जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए बी एन क्या है, लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या है उसमें बी एन और क्या नहीं। तो ये ध्यान रखना, बी एन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, यानी कि बी एन वाला पार्ट सारा जीरो होना चाहिए। पोल हमारे पास क्या कहता है, लूरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो बी एन कंसिस्ट होता है ना, वो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि बी एन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारी होनी चाहिए। और आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या कहती है कि जो बी एन हमारे पास होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो वो हमारी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड, देन जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। देखो अगर जेड इज इक्वल टू जेड नोट के पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो तीन सिंगुलैरिटी है वो कब कब होंगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी अभी बताया था एग्जिस्ट फाइनाइटली, पोल एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड इफ पी जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि न्यूमिनेटर के पास एम ऑर्डर की जीरो है और डिनोमिनेटर के पास एन ऑर्डर की जीरो है। तो इस केस में अब देखिए, मान लो इसके पास तो इसके पास तो है एम ऑर्डर की जीरो, इसके पास है एन ऑर्डर की जीरो। अब जब दोनों की बराबर जीरो हो जाती हैं तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी। अगर ऊपर ज़्यादा जीरो है नीचे कम जीरो है, ऊपर मान लो ये है मेरे पास जेड स्क्वेयर है, नीचे मेरे पास जेड स्क्वेयर है, दोनों के पास क्या है, पावर सेम है, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अच्छा अब मैं ऐसे ले लूँ, जेड क्यूब ऊपर ले लूँ, जेड स्क्वेयर नीचे ले लूँ, तो ए ऊपर वाले की ज़्यादा है, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने यहाँ पर जेड की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए, ऊपर तीन है नीचे दो है, तो मतलब एम इज ग्रेटर देन एन है, तो इसका मतलब तो भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है।
अगर ऊपर वाले की जीरो नीचे वाले से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, पोल बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी में साइन चेंज हो जाएगा, तो पोल हमारा क्या हो जाएगा, एम ग्रेटर देन एन हो जाएगा, यानी कि एम माइनस एन ऑर्डर की जीरो हो जाएंगी। और रिमूवल सिंगुलरिटी में एम लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जो हमारा है क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जेड इज इक्वल टू जीरो पे याद रखना है, पोल कब होगा, रिमूवल सिंगुलरिटी कब होगी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, हाउ टू चेक द सिंगुलरिटीज ऑफ ई रेज टू द पावर एफ जेड साइन एफ जेड कोस एफ जेड साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक। तो फर्स्टली ऑलवेज फाइंड सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड की, इनकी पहले सबसे हमें पहले क्या करना होता है, एफ जेड की जो है सिंगुलरिटीज वो फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ जेड को इक्वल टू जीरो रख के। ठीक है, एफ जेड को इक्वल टू जीरो रख के हमें वहाँ से सिंगुलरिटीज मिल जाती हैं। इफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ जेड देन सेम फॉर एफ जेड, सेम फॉर फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास जो रिमूवल सिंगुलरिटी है इस फंक्शन एफ जेड की, तो हमारे पास साइन ऑफ एफ जेड की भी वही सेम सिंगुलरिटी यहाँ पर होगी। अगर पोल मिल जाता है तो पोल बनेगा और एसेंशियल सिंगुलरिटी वहाँ पर होगी, और एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाती है तो भी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, तो अब ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पोल है तो ये पोल ही आएगा, इधर गलती से लिखा गया पोल। ठीक है, पोल है तो पोल ही बनेगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस अगर इस टाइप से हमसे पूछ ले सिंगुलरिटीज, तो एफ जेड की जो सिंगुलरिटीज आएंगी वही हमारे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है उनकी सिंगुलरिटीज हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल जो है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन देन एफ जेड लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट कब होगा, अगर फाइनाइट होगी मतलब लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद हमारे पास जो है लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो इफ एंड ओनली फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट आ गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, पोलिनोमियल। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फंक्शन कैसा है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, फंक्शन कैसा एंटायर है, एंटायर के ऊपर हमने लिमिट लगाई, अगर इन्फिनिटी आया तो पोलिनोमियल, अगर फाइनाइट आई तो कांस्टेंट, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट हुई तो फंक्शन ट्रांसीडेंटल हो जाएगा। ठीक है, लियोविल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड प्लस एंटायर क्या होता है, कांस्टेंट, और नॉन कांस्टेंट प्लस एंटायर फंक्शन होता है अनबाउंडेड। एग्जांपल, किसी भी फंक्शन को डिस्कार्ड करने के लिए, क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने के लिए अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये बोल दे नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, या किसी एग्जांपल में आ जाए कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, तो फंक्शन हम ये कंसिडर करते हैं एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड, जहाँ से हम इजिली क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू की पावर जेड एंटायर फंक्शन है और साथ में कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरम, सपोज एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी इफ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ हैज अ लिमिट पॉइंट इन डी। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, उसका जो लिमिट पॉइंट है अगर वो हमारे पास डोमेन के अंदर बिलोंग कर गया तो हमारे पास वो फंक्शन इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता है। बहुत ही इजी थ्योरम है। नेक्स्ट, एफ ऑफ यू प्लस आयोटा वी अगर एंटायर फंक्शन है तो फंक्शन कांस्टेंट कब कब हो सकता है, जब दोनों बाउंडेड हो, जब पूरा फंक्शन बाउंडेड हो, जब हमारे पास अल्फा यू प्लस बीटा वी लेस देन इक्वल टू के हो और अल्फा यू प्लस बीटा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, तब केसेस में फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइडेंटिटी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एंड जी आर टू एनालिटिक इन डोमेन डी, दो फंक्शन है एनालिटिक है डोमेन डी पर, इफ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ माइनस जी हैज अ लिमिट पॉइंट इन डी, यानी कि एफ माइनस जी का जो लिमिट पॉइंट है अगर वो डी में है, डोमेन में है, तो फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एफ जेड इज इक्विवेलेंट टू जी ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। नेक्स्ट, पिकार्ड थ्योरम, पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट भी हो एंटायर भी हो, ओमिट एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या करेगा, वो ओमिट कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट टू वैल्यूज देन इट इज कांस्टेंट। अगर दो वैल्यूज पर वो खत्म हो रहा है फंक्शन तो वो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, अगर फंक्शन एंटायर है सच दैट ए बी डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, मोड एफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो एफ जेड ओमिट ऑल वैल्यूज फॉर विच, जहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा, तो उन वैल्यूज पर फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय पिकार्ड थ्योरम से फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ एन एंटायर फंक्शन whose singularity is at infinity is at the most ए पोल देन एफ जेड इज अ नेसेसरी पोलिनोमियल। अगर किसी एंटायर फंक्शन के पास जो सिंगुलरिटी है इन्फिनिटी पर क्या आ रही है, पोल आ रही है, तो वो फंक्शन नेसेसरी क्या बनेगा, एक पोलिनोमियल बनेगा।
अगर हमारे पास ये कंडीशन लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ जेड अपॉन में जेड अगर हम कर दें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो फंक्शन कांस्टेंट है। और जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ जेड अपॉन में जेड की पावर एन कर दें और इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन जो है मस्ट बी ए पोलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू n-1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर्स लेमा। स्क्वायर्स लेमा क्या कहता है, डी हमारे पास कोई ओपन यूनिट डिस्क है किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में, लेट एफ डी टू डी बार बी एन एनालिटिक फंक्शन विद एफ जीरो इज इक्वल टू 0, देन स्क्वायर्स लेमा इज इफ मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड जेड और डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू 1 एट 0, एंड इफ मोड जो एफ जेड है वो किसके इक्वल होगा, मोड जेड होल्ड्स करेगा तब जब जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा जी, और क्या बोला है, मोड ऑफ एफ जेड जो एफ जेड है उसकी वैल्यू ए जेड होगी कब, जब हमारा मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर्स थ्योरम क्या कहती है, फंक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर्स थ्योरम का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एफ जेड एनालिटिक है इन मोड जेड लेस देन 1 पर, देन मोड ऑफ एफ जेड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ जीरो प्लस में मोड ऑफ जेड डिवाइड बाय 1 प्लस में मोड ऑफ एफ जीरो इंटू में मोड ऑफ जेड, ऊपर वाले दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, साथ में 1 ऐड करना है। ये तो है सिंपल एफ जेड की वैल्यू निकालना। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोड एफ डैश जेड की वैल्यू निकालना। ये क्या होगा, मोड एफ डैश जेड के जो फॉर्मूला होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस में मोड एफ ऑफ जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में मोड जेड का स्क्वायर। ये इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है। और सिंपल की क्या वैल्यू थी, एफ जीरो प्लस में मोड जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस में मोड ऑफ एफ जीरो इंटू में मोड जेड। और दूसरी कंडीशन एफ एम जीरो का मोड जो होगा लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल रहेगा और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड एम। कई बार डायरेक्ट डेफिनेशंस भी हमसे पूछ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद है रेसिड्यूज। रेसिड्यूज कैसे निकालना है, रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन एफ जेड एट अ पोल जेड इज इक्वल टू ए इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास जेड इज इक्वल टू ए पर पोल है और वो कितने डिग्री का है, एन डिग्री का है, तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए डेरिवेटिव n-1 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे और इनटू में जेड माइनस ए की पावर एन एफ जेड। तो ये हमारा है रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन। और रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, रेसिड्यू थ्योरम का कहाँ पर, इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करते हैं जब हमारी रेसिड्यू थ्योरम लगती है। और ये रेसिड्यू थ्योरम वाले जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले हम वो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई एटा रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए जेड इज इक्वल टू बी ऐसे निकालने हैं जैसे अभी हमने ऊपर निकाले हैं। ठीक है, और ये भी सी सारी क्या है, इसकी सिंगुलरिटीज है। सबका सम करके क्या करना होता है, 2 पाई एटा से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई एटा एन माइनस पी, एन यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज और पी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। ये हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है। सी आर इक्वेशन, ए फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी और एफ जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। जब यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। और जब एफ जेड हमारे पास इस फॉर्म में है, आर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा फॉर्म में, तो उस केस में यू आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वी थीटा और वी आर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर यू थीटा। सेम है, यू आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वी थीटा और वी आर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई आर यू थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटायर और एनालिटिक फंक्शन फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक इफ एफ सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। एनालिटिक कब होगा, जब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और सारे पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूस हो गए तो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट एनालिटिक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार नॉट इक्वल टू 0 आता है तो भी फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉट एनालिटिक होता है। अगर ये 0 आ गया तब हम कह नहीं सकते, तब हम इसको चेक करना पड़ेगा बाय सी आर इक्वेशन। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे अगर वो कंटिन्यूस है तो, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार नॉट इक्वल टू 0 है तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन नॉट एनालिटिक है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ये क्या कहती है, एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन और प्लस में समीशन एन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे एन 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, बी एन अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। अब यहाँ पे जो हमारा ए एन है वो ये है, ए एन हमारा यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड और जेड माइनस में जेड नोट की पावर एन प्लस में 1। और ये किस क्या था हमारे पास, कुछ ऐसा देखा था हमने, सी आर वो कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो था। ठीक है, ये था एफ ऑफ उसके लिए था, एफ ऑफ ए पॉइंट
ए के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा था। अब बी एन हमारे पास क्या है, 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर -n+1, ठीक है, क्या है, -n+1। अब वही बात है, बी एन पार्ट अगर हमारा 0 है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, अगर इसमें फाइनाइट टर्म है तो वो हमारे पास क्या है, पोल है, और अगर इसमें इनफाइनाइटली टर्म है तो वो क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटीज है। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं बी एन वाले पार्ट को लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये सारी बातें थी, इम्पोर्टेंट थी, तो अच्छे से आप लोग ये सारे रिवाइज कर लेना। और पीडीएफ से अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है ये पीडीएफ आज वाला भी और कल वाला भी मैंने अपलोड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, ज्योति शिक्षालय के नाम से आप ज्वाइन कर लेना। आज का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर होके जाना और सब अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा सोच के जाओगे तो अच्छा अच्छा ही होगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। और कल सुबह एग्ज़ाम है 9 से 12 बजे तक, ठीक है, ठीक है। और हमें हमारी रिपोर्टिंग टाइम आई थिंक 7 बजे शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 8:30 के बाद एंट्री नहीं होगी। 9 बजे हमारा पेपर शुरू है, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से जाना और अपना जो है सारा सामान अपने साथ लेके जाना है, और ठीक है, और जो भी रहेगा मास्क वगैरह सारी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी हुई हैं तो जाना है, ठीक है। और अच्छे से बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का सबका अच्छा एग्ज़ाम हो, ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम में, कूल माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल ठंडे माइंड से, ठीक है। तो ओके, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ठीक है। कोई भी वीडियो मतलब जो हमारी आज की वीडियो है या कल की वीडियो है उसके नीचे आप एग्ज़ाम ड्रॉप कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा सा अपना एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।